हेलो बच्चों। तो बच्चों, जो हम आज आपका चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, कितना भी टॉल हो, कितना भी शॉर्ट हो, लंबा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, एक बेसिक यूनिट से बना हुआ है। वो बेसिक यूनिट क्या है आपका? वो बेसिक यूनिट है आपका सेल। क्या कहते हैं हम उस बेसिक यूनिट को जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है? उस बेसिक यूनिट को हम कहते हैं सेल। इट इज कॉल्ड सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट जो कि किसको बनाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक बेसिक यूनिट है जो कि किसको बना रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक जैसे आप समझिए कि ब्रिक्स होती हैं, है ना? ये ब्रिक है, फिर बहुत सारी ब्रिक्स आती हैं, दीवार बनती है। बहुत सारी दीवारें आकर क्या बनाती हैं? एक ढांचा बनाती हैं। उस ढांचे के क्या करते हैं हम? पेंट होता है, उसको जोड़ते हैं, अच्छे से एक मकान बनता है। बिल्कुल वैसे ही बॉडी के सेल्स हैं। अगर सेल्स नहीं होते तो हम नहीं होते। ना प्लांट्स दिखते, ना एनिमल्स दिखते आपको, ना कोई आपको घर में ह्यूमंस दिख रहे होते। आप नहीं होते, मैं नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो अगर सेल्स नहीं होते तो हम नहीं होते। ठीक है, तो अगर सेल्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हम क्यों कह रहे हैं कि अगर सेल्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सेल है वो आपका बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट ऑफ लाइफ है। जब हम यूनिट कहते हैं तो हम कह रहे हैं लाइफ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट। ठीक है, वो क्या है? हमारा सेल है। जो सेल है वो हमारा बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, एक बेसिक यूनिट से बना है जिसको हम कहते हैं सेल। अगर सेल नहीं होते तो हम नहीं होते। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जिस सेल की हम इतनी बातें कर रहे हैं आखिर वो आया कहाँ से। तो आपका बच्चों जो सेल है उसको 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब एक कॉर्क की पतला सा जो टुकड़ा उन्होंने देखा, किसमें? अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में, अंडर हिज सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। तो उनको क्या दिखा? तो उनको दिखते हैं बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉल कंपार्टमेंट्स जो कि बिल्कुल हनी कोम्ब जैसे थे। हनी कोम्ब मतलब जो बी हाइव होता है, हनी कोम्ब स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें हनी होता है, जहां से आप हनी निकालते हैं। ठीक है, तो हनी कोम्ब जैसा लगा उनको। आप जो ये जो इमेज देख रहे हैं ये आपके रियल पेपर से ली गई है। ठीक है, जिसमें आपको वही दिख रहा है जो रॉबर्ट हुक को दिखा था तब। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या इस्तेमाल किया? रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप में कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया और उसको किसमें देखा? अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। अब आप पूछेंगे मुझसे कि कॉर्क क्या होता है मैम? ठीक है, तो जब आप एक पेड़ का जब आप बार्क लेते हैं तो उसका जो थिक आउटर साइड में जो आपको बार्क दिखता है एक पेड़ का, उसको आप कॉर्क कहते हैं। अब कॉर्क तो बहुत सारे पेड़ों के हो सकते हैं, तो वो कौन सा पेड़ था जिसको रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया था, देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने क्वर्किस नाम के एक पेड़ को, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में ओक ट्री कहते हैं, इसके बार्क का, इसके कॉर्क को, उसकी थिन स्लाइस को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कॉर्क में क्या दिखा? उस थिन स्लाइस में क्या दिखा अंडर द माइक्रोस्कोप? उनको दिखा स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कोम
एक ऐसा हनीकॉम्ब जिसमें छोटे छोटे, आप यहाँ पे देखो, छोटे 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 कितने सारे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा? उन्होंने इन स्मॉल बॉक्सेस को सेल्स नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्स। और ये सेल शब्द कहाँ से आता है? ये सेल शब्द लैटिन भाषा से आता है। ये सेल शब्द आपकी लैटिन भाषा से आता है, जिसका कौन से वर्ड से? वर्ड है सेलुला। वर्ड है सेलुला से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है? जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये किस लैटिन शब्द से आया है? ये सेलुला लैटिन शब्द से आया है, जिससे सेल्स बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। हम इसको लिटिल रूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे लिटिल बॉक्स टाइप कंपार्टमेंट जैसा किसको दिखता है? ये दिखता है हमारे साइंटिस्ट को, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को, जिनकी वजह से आज हम सेल को सेल कह रहे हैं। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वो थे डेड सेल्स। अब आप मुझसे पूछेंगे ये डेड सेल्स क्यों हैं? क्योंकि जब आप इन सेल्स को देखते हैं तो आपको इनके अंदर कोई लिविंग मटेरियल सा नहीं दिख रहा है। जब आप इन सेल्स को देख रहे हैं तो आपको इनके अंदर कोई लिविंग मटेरियल नहीं दिख रहा है। इन्होंने थिक आउटर बार्क देखी थी, किसकी? ओक ट्री की। इसीलिए जब आपसे कोई ये पूछे कि पहली बार सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। पहली बार डेड सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, वो भी रॉबर्ट हुक ने किया था। बट अगर कोई आपसे पूछेगा कि पहली बार लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो वो हमारे रॉबर्ट हुक साहब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि लिविंग सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया था। लिविंग सेल्स को पहली बार जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहूक, जिन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा। कौन से साल में? 1674 में। 1674 में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय whom? बाय मिस्टर ल्यूवेनहूक। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जब आपसे कोई पूछे। सिर्फ अगर आपसे किसी ने, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया, आप कहेंगे मैम रॉबर्ट हुक ने। मैं आपसे बोलूंगी पहली बार डेड सेल किसने डिस्कवर किया, आप फिर से कहेंगे मैम रॉबर्ट हुक ने। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फर्स्ट लिविंग सेल्स किसने देखे अपने माइक्रोस्कोप में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप क्या कहेंगे? 1674 में मैम ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर पुरकिंजी हैं हमारे एक और, जिन्होंने साल 1839 में किसको क्या कॉइन किया है टर्म? उन्होंने टर्म कॉइन किया है प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने टर्म कॉइन क्या किया है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब अब आप प्रोटोप्लाज्म क्या है ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब आता है हमारा एक बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज योर सेल थ्योरी। अब हमने इतना सेल 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 पढ़ा, इसीलिए अब हम पहुंच गए हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी हमें किसने दी थी? हमें दी थी श्लिडन ने और श्वान ने। और इस थ्योरी को आगे चलकर और विस्तार में हमें किसने एक्सप्लेन किया? इस थ्योरी में एड ऑन किसने किया? हमारे वर्चा। ठीक है, जो आपके स्क्लिडन है उन्होंने हमें बताया था, देखते हैं, जो स्क्लिडन है उन्होंने हमें क्या बताया था? उन्होंने हमें पॉइंट नंबर 1 समझाया कि all plants are made up of cells. All plants are made up of cells. ये हमें किसने बताया? ये किसने फाइंड आउट किया? ये फाइंड आउट किया आपके श्लिडन ने। कौन से साल में? 1839 में। पॉइंट नंबर जो 2 है वो हमें श्वान ने दिया, जिन्होंने हमें क्या बताया?
कि all animals are made up of cells. तो all plants are made up of cells हमें किसने बताया? स्क्लिडन ने. और all animals are made up of cells हमें किसने बताया? हमें बताया श्वान ने. किसने बताया हमें? श्वान ने. कौन से साल में? 1839 में. ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्लांट्स और एनिमल्स किससे आ रहे हैं? सेल से आ रहे हैं. अब हमने पहले ये भी देख लिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, कौन सी उसकी सबसे छोटी इकाई है? सेल्स है. तो जब हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं, तो कोई एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस पूरी थ्योरी में थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है? सेल से बने हैं, पर सेल्स आए कहाँ से? ठीक है, ये जो सेल है जिनसे ये बने हुए हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? क्या अचानक से एक सेल आता है और फिर वो बाकी सेल बनाता है, और क्या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो हमारा डाउट है कि जो सेल्स हैं वो आते कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, नए नए सेल्स, ये जो हमारा जो पॉइंट है, ये हमें लेटर एक्सप्लेन किया हमारे वर्चाओ ने. किसने एक्सप्लेन किया? हमारे रुडोल्फ वर्चाओ ने, जिन्होंने ऐड किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. क्या बताया उन्होंने हमें? उन्होंने हमें बताया कि ऑल, देखो क्या बताया उन्होंने. उन्होंने हमें बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, यानी कि क्या मतलब है? यानी कि हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. अगर मैं आपको कहूँ ये एक सेल है, ये डिवाइड कर रहा है और ये दो सेल बना रहा है, तो ये वाला सेल कहाँ से आया? इस सेल से आया. ये वाला सेल कहाँ से आया? इस सेल से आया. तो ये तो पुराना सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है. ये क्या है हमारा? ये है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये है आपके न्यू सेल्स. आपके न्यू सेल्स कहाँ से बन रहे हैं? आपके न्यू सेल्स आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं. और यही आपको किसने एक्सप्लेन किया था? यही आपको लेटर इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय रुडोल्फ वर्चॉ. ठीक है, जिन्होंने आपको क्या बताया? जिन्होंने आपको बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स आते हैं बच्चों. कुल मिलाकर आपकी सेल थ्योरी में कितने पॉइंट्स आते हैं? 3 पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, क्या है वो 3 पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 होगा आपका रुडोल्फ वर्चॉ का दिया हुआ कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. ठीक है, अब हमने इतने सेल की बात कर ली है, तो आइए देखते हैं कि सेल होता कैसा है, दिखता कैसा है, साइज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, काम क्या होता है, सेल्स के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं, अब हम वो देखेंगे. देखो, जो आपके टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. ठीक है, दो तरीके कौन से हैं? पहला है आपका यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर नाम से पता चल रहा है, यूनि प्लस सेलुलर. यूनि मतलब एक, यूनिट सिंगल, यूनि. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? एग्जाम्पल है अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. जब हम यूनिसेलुलर कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है कि एक ही सेल, only one cell is capable of performing all the functions. All the functions. क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब है चाहे खाना खाना हो, सांस लेना हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, मूवमेंट हो, लोकोमोशन हो, कोई भी फंक्शन हो, एक सेल सारे फंक्शन करता है. एक सेल सारे फंक्शन करता है. ठीक है,
कैसे कैसे फंक्शन? मैंने अभी आपको गिना दिए। जितने भी फंक्शन हैं वो सारे, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, खाना लेना हो, जो वेस्ट है उसको बाहर एक्सपल्शन हो, ये सारी चीज़ें जब एक सेल ही सारे फंक्शन करता हो, एक सिंगल सेल, तो हम उसको, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहीं पे दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर क्या हो गया? मल्टी मतलब मल्टीपल सेल है। मल्टीपल सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वहां पे जो सेल्स हैं वो ग्रुप टुगेदर बना लेते हैं। ग्रुप टुगेदर बना लेते हैं, इसीलिए डिफरेंट हिस्से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट हिस्से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो डाइजेशन कर रहे हैं, कुछ सेल्स वो हैं जो रेस्पिरेशन में है, कुछ सेल्स या आपका ऑर्गन सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ डाइजेशन करता है, एक आपका सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ रेस्पिरेशन करता है, आपका एक ऑर्गन सिस्टम है जो सिर्फ एक्सक्रीशन कर रहा है। ठीक है, देखिए, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, बेसिक यूनिट होगा सेल। बहुत सारे जो सेल्स हैं मिलके बनाएंगे आपके टिश्यू, जो टिश्यू है वो आपके मिलके बनाएंगे ऑर्गन, और आपका जो ऑर्गन है वो मिलके बनाएंगे आपका ऑर्गन सिस्टम, और जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो आपका बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अगर आप ऑर्गन सिस्टम पे ध्यान दें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो आप अपना एग्जाम्पल लें। डाइजेशन एक ऑर्गन सिस्टम कर रहा है आपका, रेस्पिरेशन आपका दूसरा ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, एक्सक्रीशन आपका तीसरा सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही जब ये सारे जो सिस्टम्स हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स, जब ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बन रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, एक सिंगल सेल सारे फंक्शन नहीं कर रहा है, वहां पे आपके बकायदा मल्टीपल सिस्टम्स हैं। इसीलिए इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहेंगे बच्चों? आप कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे आप? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक चीज होना तो बनता है, एक चीज होना तो बनता है। वो एक चीज क्या है यहाँ पे जो होगी? वो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। वो क्या है आपका? वो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, डिवीजन मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है, सिंगल जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था तो एक ही सेल को सब करना था, वन सिंगल सेल हैड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। बट जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वहां पे तो ऑर्गन सिस्टम ही अलग अलग है, उसके हिसाब से जो काम था, जो लेबर था, वो डिवाइड हो गया अलग अलग सिस्टम में। तो जो काम था, जब वो सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है कि सारा काम एक को ही ना करना पड़े, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो अब हम एक और बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, पहली चीज हमने क्या पढ़ी? जो सेल है वो क्या है? हमारा बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल्स में या तो एक सेल से बना होता है ऑर्गेनिज्म, या मोर देन वन सेल से बना होता है। एक सेल से बना होगा यूनिसेलुलर कहेंगे, मल्टीपल सेल्स, एक से ज़्यादा सेल, मल्टी सेलुलर कहेंगे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उनको एक और सेल की ज़रूरत नहीं है, एक सेल ही पूरे जो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म है, और वो एक सेल ही उस ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, इसीलिए सेल क्या है आपका? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ये डिस्कवरी शुरू हुई रॉबर्ट हुक साहब से, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया डेड सेल। किससे? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से। कॉर्क उनको कहाँ से मिला था? ओक ट्री से मिला था। उन्होंने ये ओक ट्री की स्लाइस को जब देखा तो उनको क्या दिखा? उनको हनी कोम्ब लाइक स्मॉल 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 कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, जिसको उन्होंने सेल कहा। सेल शब्द आता है आपका लैटिन से, सेलुला से, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। ठीक है, तो ये तो हुआ रॉबर्ट हुक साहब का। उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल किसने ढूंढा, किसने फाइंड आउट किया? वो थे हमारे एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार ऑब्जर्व और डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को एक और बेहतर माइक्रोस्कोप में। ठीक है, उसके बाद आपके रॉबर्ट हुक आए, जिन्होंने आपका न्यूक्लियस ढूंढा। तो अब तक हमने इतना पढ़ा है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, वो है कि शेप्स क्या होते हैं, सेल्स दिखते कैसे हैं, आकार क्या है सेल्स का। तो अब आइए हम वो देखेंगे। देखो, जो आपके सेल्स हैं, जिसको आप बेसिक यूनिट कह रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसके बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं आपके राउंड एंड बाइकॉन्केव। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एमीबियोइड होते हैं, यानी कि जो एमीबा होता है ऐसा, उसकी तरह होते हैं। ठीक है, ये सारे सेल्स अब आगे पढ़ेंगे। जो आपके नर्व सेल्स होते हैं वो देखिए ब्रांच्ड एंड लॉन्ग हैं। ठीक है, जो आपका ट्रेकीड होता है वो आपका इलोंगेटेड है। एक आपका मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि राउंड एंड ओवल है। फिर आपका कॉलमनर सेल्स होते हैं एपिथेलियल, वो भी लॉन्ग एंड नैरो है। तो इन एग्जाम्पल से बच्चों, आपको इन एग्जाम्पल्स को रटना नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए या ये दर्शाने के लिए है कि कोई भी एक सेल एक जैसा नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ ब्लड सेल्स देख लीजिए, एक रेड ब्लड सेल दिया हुआ है और आपको एक वाइट ब्लड सेल दिया गया है, वो दोनों भी एक जैसे नहीं दिख रहे हैं ब्लड सेल्स होके भी। ठीक है, तो जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं, और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस भी करते हैं। ये है आपके सेल्स की खूबी। ठीक है, अब हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको एक टर्म समझाया था, जिसको मैंने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर यानी कि काम। अब सपोज ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, अब हमें कितने काम करने पड़ते हैं। हमें सांस लेनी है, हमें खाना पचाना है, एक्सक्रीशन है, चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ के याद रखना है, टेस्ट में अच्छा करना है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, घर आके बताना है कि हम फर्स्ट आ गए, या हमने अच्छा कर दिया, या हमने जितनी मेहनत करी थी वो सफल आ गई। कितना सारा काम है। ये जो सारा काम है, ये जो सारा लेबर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइडेड है, डिवीजन हो रखा है। हार्ट है आपका, क्या कर रहा है हार्ट? ब्लड पंप कर रहा है। जो आपका स्टमक है वो क्या कर रहा है आपका? वो आपका खाना डाइजेस्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो हार्ट है वही ब्लड भी पंप कर रहा है, एक्सक्रीशन भी वही कर रहा है, डाइजेशन भी वही कर रहा है, रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है। नहीं, ह्यूमन बींग्स में एक एग्जाम्पल के तौर पर डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका? ये एक एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ लेबर का, काम का डिवीजन, जो किसमें आपको दिख रहा होता है? ये आपको दिख रहा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जहां एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल ही सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक सिंगल सेल में भी एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनलीज। जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज क्या होंगे आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। में होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये, जो एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है इस ऑर्गेनली का। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी जो ऑर्गेनलीज अगर प्रेजेंट है तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ऑर्गेनली है जिसको आप कहते हैं राइबोसोम, जिसका क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। एक सिंगल सेल में ही ये ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जो क्या कर रही है? जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आपको क्या दिख जाता है बच्चों? आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिख जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक सेल है, वो क्या कर रहा है? डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर रहा है। किसकी मदद से परफॉर्म कर रहा है? ऑर्गेनलीज की मदद से परफॉर्म कर रहा है। तो जो ये ऑर्गेनलीज हैं ये भी मिलके हमारा क्या बना रही हैं? मदद कर रही हैं हमारा क्या बनाने में? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स। ठीक है, क्या बना रही हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपका सेल्स। और सेल्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब तक हमने क्या समझा है? अब तक हमने ये समझा है कि आपका जो सेल है वो क्या है? आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब हम इसको एक घर के फॉर्म में समझेंगे। सपोज आपका घर एक सेल है। ठीक है,
ये घर, ये है आपका सेल है। अब इस घर में वॉल्स होंगी, इस घर में डोर्स होंगे, दरवाजे होंगे, इसमें विंडोज होंगी। इन तीनों से क्या होता है, चीजों का अंदर और बाहर आ जाना होता है। ठीक है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्या कर रही हैं ये? पहला, एक तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सबसे पहले जब एक घर बनता है उसको ढांचा कौन देता है? दीवारें खड़ी होती हैं। सबसे पहले क्या खड़ी होती हैं? आपकी दीवारें खड़ी होती हैं, दरवाजे लगते हैं, विंडो लगती हैं। किसी भी चीज को अंदर और बाहर आना जाना होता है तो वह दरवाजों से आता है या तो विंडो से आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एंट्री और एग्जिट संभालती है, एंट्री और एग्जिट संभालती है ना। सेल में यही फंक्शन, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना, कौन कर रहा है? हमारा आपका सेल मेम्ब्रेन, या आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके इसी घर में किचन भी होगा, घर में किचन भी होगा। किचन में क्या बनता है? किचन में खाना बनता है। सेल में जो किचन है वो क्या होगा आपका? वो होगा, अगर प्लांट सेल है तो आपका होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या बनता है यहाँ पे? फूड बनेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? ये आपकी एक सेल ऑर्गेनली है। अब अगर घर है तो घर में बिजली भी होनी चाहिए, है ना। अगर आपका घर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर। जो सेल है उसका पावर हाउस क्या है? उसका पावर हाउस क्या है? वो क्या है जो उस पूरे घर को या उस पूरे सेल को पावर प्रोवाइड करेगा? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में दे रहा है ये? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रहा है ये? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब इस पूरे घर में एक और भी बहुत जरूरी हिस्सा होता है, एक होता है आपका लिविंग रूम, जो आपका रूम होगा। ठीक है, लिविंग रूम समझिए आप कि आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है एक मेन ओपन स्पेस है, जहाँ पे जितनी घर की हलचल होती है सारी एक्टिविटीज वहीं पे होती है। हंसना, खेलना, उठना, बैठना, जितने कार्य है आपके कहाँ हो रहे हैं? आपके लिविंग रूम में। वो एक मेन ओपन स्पेस है जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, वो है आपके घर का लिविंग रूम। और आपके सेल का है वो क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो सबसे मेन कमरा होता है घर का, जिसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। वहां पे बैठकर सारे फैसले लिए जाते हैं, घर के चीजों को कंट्रोल किया जाता है। एक कंट्रोल रूम होता है जहां से घर के सारे फंक्शंस को मैनेज किया जाता है। वो है आपका मास्टर बेडरूम घर में। और सेल में यही फंक्शन, सारे कंट्रोलिंग का फंक्शन कौन करेगा? सेल में ये फंक्शन आपका पूरा करता है आपका न्यूक्लियस। आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पार्ट्स सेल के। अब हम एक एक कर कर इन सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हेलो बच्चों, तो जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं वो है पार्ट 2 ऑफ योर लेक्चर सीरीज। चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लास्ट जो पार्ट है बच्चों, पार्ट 1, उसमें हमने कुछ मूल बातों को समझा। पहला हमने क्या समझा कि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा सेल। मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, वो किसका बना होता है? एक बेसिक यूनिट का। एक बेसिक यूनिट का, और वो बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? वो है आपका सेल। उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग में बिल्डिंग ब्रिक्स बनती हैं, वैसे ही बॉडी किससे बनती है? आपके सेल से बनती है। तो हमने एक मोटो भी रखा था कि अगर सेल्स ना होते तो हम ना होते। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों सेल क्या है आपका? वो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने आगे देखा कि किसने किसको डिस्कवर किया।
तो 1665 में बच्चों रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने एक कॉर्क लिया ट्री से, उसके बाद उस जो कॉर्क है उसको उन्होंने, जो बार्क का पीस है उसको उन्होंने अपना जो उनका पुराना माइक्रोस्कोप था उसमें देखा, और उन्होंने क्या क्या देखा, उनको दिखा कंपार्टमेंट्स। क्या दिखे उनको, उनको दिखे कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट्स थे ये कैसे दिख रहे थे, उनको हनीकॉम्ब शेप के, हनीकॉम्ब शेप के दिख रहे थे। ठीक है, तो इन हनीकॉम्ब जैसे दिखने वाले स्मॉल बॉक्सेस को क्या कह रहे हैं हम, उनको हम कहते हैं सेल्स। सेल्स जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड क्या है, वो लैटिन वर्ड है आपका सेलुला। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, का मतलब है सेलुला, यानी कि जो आपके लिटिल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे 1665 में, जो रॉबर्ट हुक जो हमारे साहब हैं, उन्होंने जो सेल्स देखे थे बच्चों वो थे डेड सेल्स। अब अगर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे हैं तो लाइव लिविंग सेल्स किसने देखे हैं, तो लिविंग सेल्स बच्चों आपके देखे हैं आपके ल्यूवेनहोफ ने। किसने देखे हैं बच्चों, आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। ठीक है, उन्होंने किनसे, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंडर किसको ऑब्जर्व किया बच्चों, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं हमारे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं बच्चों, आपके रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। इन्होंने क्या ढूंढा है, इन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया है बच्चों, इन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। फाइनली हमने पढ़ा था फिर सेल थ्योरी के बारे में, जो हमें किन्होंने दी थी, जो हमें दी थी तीन लोगों ने, श्लिडन, श्वान और रुडोल्फ वर्चॉप। श्वान ने क्या कहा, श्वान ने कहा बच्चों कि ऑल एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, और क्या बताया उन्होंने, उन्होंने यही बताया कि सेल किसकी बेसिक यूनिट है, सेल बेसिक यूनिट है बच्चों ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिजम्स की। हमने सेल थ्योरी में लास्ट में 2 पॉइंट्स पे कंक्लूड किया था। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर मेड अप ऑफ सेल्स। और हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था बच्चों, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, हमने बहुत सारे तरह के सेल्स देखे, खासकर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो थे जिनमें एक सेल पूरी एक्टिविटीज करता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाडोमोनास, बैक्टीरिया। और वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या देखा बच्चों, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। और इस तरीके से जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिनमें आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या दिखता है आपको बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर। तो आज हम जो इस क्लास को शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एक बहुत जरूरी हिस्से से आपके सेल के, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, उसको आप क्या कहते हैं, आप उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। अब देखो, अगर ये आपका सेल है और मैं कहूं ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, ये है आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग, तो जो भी चीजें यहाँ हैं उनको सेल के अगर अंदर जाना है तो किसको लांग के जाना होगा, उनको लांग के जाना होगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पहला, ये सेल को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है, सेपरेट रखती है। तो सेल के अंदर के कंटेंट्स और जो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंटेंट्स हैं वो क्या है, सेपरेटेड। सेपरेटेड किसकी वजह से, क्योंकि बीच में आ जाता है आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये अलाउ करती है, परमिट करती है एंट्री और एग्जिट कुछ ही मटेरियल्स की, जो इन एंड आउट, जो अंदर और बाहर आ जा सकते हैं सेल्स के। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ चीजों की ही एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है,
फ्यू मटेरियल्स या सम मटेरियल्स को ही अलाउ करती है, इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही ये क्या करती है, एंट्री और एग्जिट की परमिशन देती है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये है आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब अगर अंदर और बाहर आना है तो ये किस प्रोसेस से होगा, तो ये होता है एक प्रोसेस से जिसको आप कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस होने वाला मूवमेंट है एक सब्सटेंस का। सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, जो मूव करते हैं बच्चों हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ। जो आपका वाटर है जो सेल के अंदर और बाहर आता है, जो आपका वाटर है जो सेल के अंदर और बाहर आता है, ये भी कौन सा रूल फॉलो करता है, ये भी डिफ्यूजन फॉलो करता है, ये डिफ्यूजन फॉलो करता है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है, देखो डिफ्यूजन के लिए बच्चों आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, पर ऑस्मोसिस को होने के लिए, पर ऑस्मोसिस को होने के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। तो ये इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है बच्चों। ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, जो डिफ्यूजन है उसमें बच्चों मूवमेंट कहाँ हो रही है, नेचुरल मूवमेंट होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, कहाँ से कहाँ, सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है बच्चों हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया तक। अब डिफ्यूजन के बेसिस पर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वजह से तीन टाइप के सोल्यूशन हमारे पास है। देखो, अगर आपका एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये है आपका सेल, ये रहा आपका सेल, ठीक है, इसको आपने एक मीडियम में डाल दिया। क्या किया आपने, मीडियम में डाल दिया। अब जो मीडियम था बच्चों उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वाटर का वो किससे ज्यादा था, वो सेल के अंदर के वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा था। बाहरी जो ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके वाटर कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा है, सेल के अंदर के वाटर कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा है। अब मैंने जो सेल है उसको एक ऐसे सपोज एक बीकर में छोड़ दिया, यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बीकर में, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनसाइड द सेल मूव करेगा, इनसाइड द सेल मूव करेगा। और अगर वाटर जो बाहर था अब वो सेल के अंदर आ गया है तो सेल कैसा दिखेगा, अब सेल स्वेल अप हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, अब इसका जो आपका डेली एग्जाम्पल है बच्चों, आपने देखा होगा अगर आप किशमिश यानी कि रेजिन ले लें, ठीक है, रेजिन को आप एक काम करें रात को वाटर में भिगा के देखें, जब आप सुबह उठेंगे ना तो वो फूल जाएगी। आपने रेजिन ऐसी डाली होगी वाटर में और जब आप सुबह देखोगे तो वो ऐसी फूल जाएगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने रेजिन को डाला है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हुआ बच्चों, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, फिर क्या होता है, the cell will gain water by osmosis, the cell will gain water by osmosis। सेल ऑस्मोसिस से वाटर क्यों गेन कर रही है, क्योंकि वाटर को अंदर आने के लिए किससे गुजर के आना पड़ेगा बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले टाइप का सोल्यूशन देखते हैं। हमारे अगले टाइप का जो सोल्यूशन है बच्चों वो है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, जब आप सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में डालते हैं जहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन से कम है, जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर कहाँ है, ज्यादा है, बाहर की वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो कम है। ठीक है, तो अब सेल में ज्यादा है और बाहर कम है तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी सेल से बाहर। अब कोई चीज सेल के बाहर आ रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ मटीरियल्स, वाटर सेल के अगर बाहर आएंगे तो सेल क्या होगा, यही होगा कि सेल तो श्रिंक हो जाएगा,
सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? सेल के अंदर। बाहर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट होती है हाई से लो में, यानी कि सेल से बाहर की तरफ। और ऐसा होने की वजह से बच्चों आपका सेल हो जाता है श्रिंक। क्या हो जाता है बच्चों? श्रिंक हो जाता है। ये भी किस वजह से हो रहा है? ये भी ऑस्मोसिस की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि क्या इन्वॉल्व है इसमें? अंदर बाहर आने के लिए किसी भी चीज को किससे गुजरना पड़ेगा बच्चों? इनको गुजरना पड़ेगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। अब इसका एक एग्जांपल आप डेली जो अपनी लाइफ है उसमें ये कर सकते हैं कि आप कुकुम्बर लीजिए, ठीक है, और उसको सॉल्ट वाटर या सॉल्टेड एनवायरनमेंट में छोड़, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट टाइप का सोल्यूशन है बच्चों आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये कैसा सोल्यूशन होता है बच्चों? ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें दोनों ही साइड पानी का क्या कॉन्सेंट्रेशन है? पानी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, यानी कि सेल के अंदर इनसाइड द सेल, यानी कि इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल क्या है बच्चों? सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। इसकी वजह से ना कोई नेट रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे सोल्यूशन को आप कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और जो अब ना सेल से बाहर आ रहा है पानी, ना सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल साइज क्या रहेगा? सेल साइज रहता है सेम। जो सेल है वो आपका सेम साइज का रहता है। इसको आप कहते हैं क्या बच्चों? आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ? किसमें मदद करी ऑस्मोसिस ने? ऑस्मोसिस ने मदद करी हमारी एक्सचेंज इन वाटर में, एक्सचेंज इन गैसेस में। जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कैसे गेन करते हैं वाटर? वो वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस की मदद से। जो प्लांट के रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहे हैं बच्चों? वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं किसकी मदद से? ऑस्मोसिस की मदद से, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। किसकी बनी हुई है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं आपके लिपिड्स एंड आपके प्रोटीन्स, आपके लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोवाइड करते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी, इसको लचक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? देखो, ये है अमीबा, ठीक है, यहाँ है इसका खाना। अब अगर इसको खाना खाना है तो इसको खाना अंदर लेने के लिए आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो ये खाना यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल है और उसके फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो किसमें मदद कर रही है? वो मदद कर रही है एनगल्फिंग द फूड में, एनगल्फ करने में फूड को, ठीक है, वहां से, ये बाहरी एनवायरनमेंट से। अब हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो जो एमीबा है वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या एक्वायर करती है, क्या लेती है, क्या ग्रहण करती है? फूड ग्रहण करती है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों? एंडोसाइटोसिस होता है ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू द सेल with the help of what? With the help of cell membrane. So cell membrane देखो, ये है खाना, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है? वो फोल्ड हो रही है, फोल्ड हो रही है ताकि इन फोल्ड्स के थ्रू जो खाना है वो एनगल्फ किया जा सके और फाइनली ये जो खाना है ये सेल के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका है? आपका एंडोसाइटोसिस फंक्शन है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। एंडोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। अब मैं जो आपको अगला डायग्राम दिखाने वाली हूँ ना बच्चों, वो देखो, ये है आपका एमीबा, यहाँ है आपका खाना एमीबा का। धीरे धीरे एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो खाना है वो एमीबा ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है बच्चों वो है आपका सेल वॉल। अब तक हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होता है बच्चों? जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और लेयर, अनदर
रिजिड लेयर आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको आप कहते हैं बच्चों सेल वॉल। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये है आपका एक प्लांट सेल, ठीक है, ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसी के बाहर बच्चों एक आउटर कवरिंग होगी जो क्या होगा आपका, आपका होगा सेल वॉल। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें मौजूद होता है बच्चों, केवल और केवल प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेल वॉल लाइज आउटसाइड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेल वॉल में। जो प्लांट सेल वॉल होती है बच्चों, वो मेनली किसकी कंपोज होती है, एक मटीरियल की, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की, जिसका नाम है सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, वो प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अब देखो बच्चों, अगर मैं एक प्लांट सेल को, ठीक है, एक पानी में डाल देती हूँ जो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो क्या होगा, आपको बताया था कि जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालो तो सेल श्रिंक होता है, यानी कि लॉस होता है। तो अगर इसमें से लॉस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो जब आप एक लिविंग प्लांट सेल को भी, जब उसमें लॉस ऑफ वाटर होता है ऑस्मोसिस के थ्रू और उसमें श्रिंकेज होता है क्योंकि कंटेंट जो सेल के थे वो बाहर निकल जाते हैं, तो हम इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और ये केवल लिविंग सेल्स या सिर्फ डेड सेल्स की बात नहीं है, जब पानी भी एब्जॉर्ब होता है तो सेल वॉल्स जो है इनको परमिट करती हैं अंदर आने के लिए, क्या करती हैं, आने के लिए परमिट करती है। जब हमने प्लाज्मोलाइसिस की बात करी तो हम यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और जब मैं कहूँ कि हमने सेल को एक ऐसे मीडियम में डाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो बाहरी कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो सेल क्या होगा, स्वेलअप होगा। अब अगर स्वेलअप होगा तो प्रेशर बनेगा इन वॉल्स पे, ठीक है, लेकिन विदाउट बर्स्टिंग वो सेल अभी भी इस प्रेशर को विथस्टैंड सह कैसे पा रहा है, इसलिए सह पा रहा है क्योंकि सेल के वॉल कौन सा अस्त्र है, सेल वॉल अस्त्र। कौन सा अस्त्र है उनके पास, सेल वॉल अस्त्र। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand much greater changes in their surrounding medium than animal cells. एनिमल सेल्स क्यों ये विथस्टैंड नहीं कर पा रही है, या प्लांट सेल्स क्यों एनिमल सेल से ज्यादा अच्छे से विथस्टैंड कर पा रही हैं, क्योंकि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल एक फीचर है प्लांट सेल्स का। सेल वॉल एक फीचर है बच्चों प्लांट सेल्स का। ठीक है, अब हम अपना अगले टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इस डबल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसको आप कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका जो आउटर कवरिंग है आपकी न्यूक्लियस की, जो डबल मेम्ब्रेन है। अब देख रहे हो, ये एक है और ये एक है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उनमें पोर्स होते हैं जिसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर जहाँ पे आ गया, होल जहाँ पे आ गया, वहां पे क्या हो रहा है, ये अलाउ करता है किसमें, ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म। सो अंदर से बाहर जाने का काम किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस में होते हैं आपको क्रोमोसोम्स जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में विजिबल कब होते हैं, जब आपका जो सेल है वो डिवाइड करने वाला होता है। ये डिवीजन के बारे में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स कैसे बनेंगे, डिवीजन करके। कैसे बनेंगे, ये तब बनेंगे जब सेल में डिवीजन होगा। जब सेल में सेल डिवीजन होगा तभी तो नया सेल बनेगा। ठीक है, तो जब डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम किस शेप में विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं रॉड शेप में। ठीक है, अब क्रोमोसोम कंटेन क्या करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्लास में आता है, हर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। आपके जो नॉर्मल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, आपके यूनिट टेस्ट, उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है ना बच्चों, वो कंटेन करता है इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। किसके फॉर्म में देते हैं, डीएनए के फॉर्म में। तो जो क्रोमोसोम है आपका, जो क्रोमोसोम है वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन। इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स या बच्चों में जाएगी। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस किस फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए।
डीएनए के फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? डीएनए के और प्रोटीन के, डीएनए के और प्रोटीन के। ठीक है बच्चों, अब जो डीएनए है आपने ये तो पढ़ लिया कि क्रोमोसोम में क्या होते हैं, किसके बने हैं क्रोमोसोम? डीएनए के बने हैं और प्रोटीन के बने हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें क्या है? उसमें इंफॉर्मेशन है कि कैसे जो सेल है उसका कंस्ट्रक्शन और उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, और डीएनए में का जो फंक्शनल पार्ट है जो ये सब कुछ करता है उसको आप कहते हो बच्चों जीन्स, उसको आप कहते हो जीन्स। जब एक सेल है वो डिवाइड नहीं करता है तो डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। और अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? जो डीएनए जो प्रेजेंट है नॉन डिवाइडिंग सेल में वो है आपका क्रोमैटिन। और ये कैसा सा दिखता है? ये दिखता है मास ऑफ थ्रेड जैसा, मास ऑफ थ्रेड जैसा। आप ये समझे आपने एक बहुत बड़ा धागे को अपने हाथ में ऐसे थोड़ा सा मोड़ लिया है, तो जब आप उसको देखेंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा? वो दिखेगा क्रोमैटिन मटेरियल जैसा। जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है किसमें? क्रोमोसोम में। ठीक है, जैसे ही सेल डिवाइड होता है जो क्रोमैटिन है वो अपने आप को किसमें ऑर्गेनाइज करता है? वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है क्रोमोसोम में। और जो सेल है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जो सेल का जो सेंट्रल रोल है वो कौन प्ले कर रहा है बच्चों? वो प्ले कर रहा है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न केवल डिवीजन करता है बट वो, हमने क्या बोला? डिवीजन की हमने बात कर ली, सेलुलर रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं करता है, वो एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो ये है कि इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल अलोंग विथ एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप। सेल कैसा डेवलप होगा, कौन सा फॉर्म लेगा जब वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, उसको डायरेक्शन देता है उसमें कौन सी सेलुलर एक्टिविटीज या केमिकल एक्टिविटीज होंगी। ये सारी चीजों में क्रूशियल रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका मास्टरमाइंड प्ले कर रहा है, आपका सीपीयू, आपका ओपी, आपका न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक बच्चों आपने तीन मूल चीजें पढ़ी हैं जो आपके सेल में है। पहला आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। फिर आपने दूसरा मेन हिस्सा पढ़ा जो था आपका सेल वॉल जो प्लांट सेल्स में होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। फिर आपने मास्टरमाइंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जो सिर्फ सेलुलर रिप्रोडक्शन में ही नहीं मदद करता है बट मेच्योरिटी के बाद जो सेल है उसमें कौन से फंक्शंस होंगे और वो कैसा होगा, वो कौन सब डायरेक्ट कर रहा है इन सारी केमिकल एक्टिविटीज को सेल्स की? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे सेल के बारे में तो पढ़ लिया बट हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स हैं क्या? टाइप्स ऑफ सेल्स आपने पढ़े थे दो, एक था यूनिसेलुलर और एक था मल्टी सेलुलर। अब हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों आपका प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जिनमें जो आपका न्यूक्लियर रीजन होता है, अभी हमने जो न्यूक्लियस इतना सारा पढ़ा, तो प्रोकैरियोट वो होते हैं बच्चों जिनमें आपका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड होने का क्या मतलब है? पुअरली डिफाइंड होने का ये मतलब है कि वहां पे नंबर वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा, ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है ये किसको कंटेन करता है? ये कंटेन करता है आप, तो बच्चों क्या मैंने आपको बताया, जब हम पोरली डिफाइंड कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का मतलब है इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसके फॉर्म में है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। वहीं पे दूसरी तरफ आपके जो यूकैरियोट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट है? उनमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब हम क्विकली कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल या प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है? देखो, जो साइज होता है आपके प्रोकैरियोट सेल्स का वो आपके यूकैरियोटिक सेल से हमेशा स्मॉल होगा, छोटा होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों? आपका बैक्टीरिया है, आर्के है। ठीक है, जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका सिंपल एग्जांपल है एनिमल्स, प्लांट्स, आप ह्यूमन बींग्स, आप, मैं, हम सब। जो न्यूक्लियस है मैंने आपको भी बताया प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं होगा, यूकैरियोट सेल्स में होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं होंगी, यूकैरियोट सेल्स में होंगी। कौन सी होंगी? लाइसोसोम होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है बच्चों, जो सेल वॉल है वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है? केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? केमिकली सिंपलर होती है। जब हम कह रहे हैं कि सेल वॉल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं, हम फंजाई की बात कर रहे हैं। क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं? एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोट सेल्स में स्मॉलर होते हैं जबकि यूकैरियोट सेल्स में लार्जर होते हैं। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके कुछ मेन डिफरेंसेस। अब हम एक सेल देख लेते हैं। देखो, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। आपको यूकैरियोटिक सेल में ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन दिखेगा, ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा, यूकैरियोटिक में दिखेगा। आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पे नो ऑर्गेनेलीज दिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ आपको जो राइबोसोम दिखेंगे वो स्मॉलर होंगे साइज में। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं बच्चों ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या दिखेगा? देखो कितना वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल ऑर्गेनेलीज है, आपका लाइसोसोम है, आपका ईआर है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। यहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे वो बिगर इन साइज होंगे, लार्जर इन साइज होंगे। किसके कंपैरिजन में बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए। किसके? ये थे कुछ डिफरेंसेस जो थे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। अब जो लास्ट पार्ट है ना बच्चों इस चैप्टर का, उसमें हम कवर करेंगे आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज, आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज और आपका सेल डिविजन। इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। पार्ट 2 और अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 फिर से जरूर देखना और पार्ट 3 भी आपका कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप तीनों पार्ट्स को एक साथ देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, आपको बुक से भी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। ये स्लाइड्स में ही आपके नोट्स भी बन चुके हैं। अगर आप साथ साथ इनको नोट डाउन करेंगे तो आपको किताब खोलने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए और ये सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आएगा क्योंकि ये इतनी डिटेल में बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैं जल्द आती हूँ लौट कर आपके लिए पार्ट 3 लेके। तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से पढ़िए और एकदम चकदे फट्टे कर दो एग्जाम्स में। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में एक समरी कर लेते हैं। लास्ट क्लासेस में पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा कि सेल है क्या, उसके बाद आपने पढ़ा सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों आपका सेल थ्योरी, उसके बाद हमने सेल के पार्ट्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ सेल्स देखा हमने हमने देखा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा बच्चों सेल वॉल, फिर हमने मास्टर माइंड न्यूक्लियस को देखा, हमने आपका डीएनए देखा, आपका क्रोमोसोम देखा। आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। ये था आपका समरी। अगर आपको ये शुरू करना है, आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें क्योंकि तभी आप इस पार्ट 3 को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जरूर देखना। अब हम शुरू करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को। हमें सिर्फ 3 मेन टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें। पहला है आपका साइटोप्लाज्म, देन हम पढ़ेंगे आपका सेल ऑर्गेनेलीज और फाइनली हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जो है आपका सेल डिवीजन। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चों साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमने सेल तो पढ़ लिया, ये है आपका सेल, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो फ्लूइड कंटेंट है सेल के अंदर वो क्या है? वो है बच्चों आपका साइटोप्लाज्म। वो क्या है बच्चों? आपका है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर है आपके सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं।
आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोट्स में होती हैं। क्या होती हैं यूकैरियोट्स में? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। आपका जो वायरस है बच्चों, जो जिसकी वजह से आपने देखा होगा अरे इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसको वायरल डिजीज हो गया है, तो ये जो वायरल में जो वायरस है वो क्या लैक करता है? वो लैक करता है एनी सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन। क्योंकि उसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं शो करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग शो नहीं करता है। कब तक? जब तक वो एक लिविंग बॉडी को एंटर ना कर ले और उस लिविंग बॉडी की मशीनरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ना शुरू कर दे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ बच्चों? साइटोप्लाज्म है आपका फ्लूइड कंटेंट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? इसमें मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं बच्चों? सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करते हैं सेल के लिए डिफरेंट फंक्शंस। और जो सेल ऑर्गेनेलीज जो एनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन से, वो किसमें होते हैं? आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। अब हम डिटेल में जितने सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको आप सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो कि जो सेल है उनको फंक्शनली हेल्प करते हैं, उनके लिए फंक्शंस करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसको डिविजन या डिस्टिंग्विश करने के लिए? यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए। पहली जो हम सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे बच्चों वो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि आपका ईआर। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों आपका नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। आपका नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स है किसके फॉर्म में? लॉन्ग शीट्स के फॉर्म में। आप देख रहे हैं शीट्स के फॉर्म में ये जो आपकी टिब्यूल्स हैं ये क्या है आपकी? ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हमारे पास दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहला है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप क्या कहते हो बच्चों? RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से पता चल रहा है रफ क्यों रफ है, क्योंकि जब आप RER को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको पार्टिकल्स उससे अटैच दिखते हैं, और ये पार्टिकल्स हैं आपके राइबोसोम्स। ये पार्टिकल्स हैं आपके राइबोसोम्स। वहीं पे SER में क्या है? ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो RER क्या होता है? इट लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज उसमें कौन से पार्टिकल अटैच हैं सरफेस से? RER। ठीक है, अब राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है बच्चों? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट क्या कर रहे हैं बच्चों हम? ये है आपकी राइबोसोम। और RER क्यों रफ लगता है? RER रफ इसलिए लगता है क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे उसको तो उसके सरफेस पे आपको क्या दिखाई देंगे? आपको दिखाई देंगे राइबोसोम। ठीक है, अब प्रोटीन मैन्युफैक्चर तो हो गया। इस मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को डिफरेंट एरियाज में भेजने के लिए भी आपका ER इस्तेमाल होता है। ईयर न केवल ये सब करता है बट आपके जो सेल है उसको एक साइटोप्लाज्मिक सरफेस या एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। SER जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइजन्स या ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में। पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में ये एक और चीज में बहुत महत्वपूर्ण है जो कि है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स में। ठीक है, अब आपके प्रोटीन आ गए, आपके लिपिड्स आ गए। हमने पढ़ा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं बच्चों? ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल मेम्ब्रेन के। कौन दे रहा है हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब ये जो जिन चीजों से आपकी सेल मेम्ब्रेन बिल्डअप हो रही है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो क्या है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? ये है बच्चों, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड्स हमें कहाँ से मिले? आपको मैंने अभी बताया, जो RER है वो है आपके प्रोटीन के मैन्युफैक्चर के लिए। जो आपका SER है वो किसके लिए है बच्चों? वो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स के मैन्युफैक्चर के लिए है। और ये दोनों मिलकर प्रोटीन
और ये लिपिड्स क्या बनाते हैं बच्चों, ये आपका बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोसेस बनाते हैं आपका न्यू सेल मेम्ब्रेन्स के लिए, ठीक है। कुछ जो ये प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं ये एंजाइम्स और हार्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं, तो ठीक है। तो ये सिर्फ एक नेटवर्क सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आप देखो ये मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ईआर जो होता है इट सर्व्स एज चैनल, ये चैनल सर्व करता है इन सारी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके बीच में, बिटवीन योर साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसीलिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रहा है। एसईआर में डिटॉक्सिफाई करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है आपकी बच्चों आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, यानी कि फ्लैटेंड सैक है, जो कि क्या कंटेन करती है, जो पैरेलल होती है एक तो ईच अदर। आप देखो ये ऐसे स्टैक्ड है पैरेलल टू ईच अदर, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसे पैरेलल सा दिखेगा, ठीक है। इन पैरेलल स्टैकिंग को क्या कहते हैं बच्चों, इनको आप कहते हैं सिस्टर्न, एक सिंगल को कहते हैं आप सिस्टर्नी, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड है ये किससे कनेक्शन करती हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं गोल्गी एपरेटस की, ये कनेक्शन करती हैं बच्चों आपके ईआर से। क्या करती हैं, ईआर से, और दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं एक पोर्शन जो कि है एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। अब ईआर में जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ या जो मटेरियल मैन्युफैक्चर हुआ, आपने अभी देखा कि ईआर में आरईआर क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वहीं पर जो एसईआर है वो क्या कर रहा है बच्चों, आपका जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं या जो आपके लिपिड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अब ये जो सिंथेसाइज्ड मटेरियल है ईआर का, इसको पैकेज करके डिस्पैच कौन करता है अलग अलग टारगेट्स पे, वो काम है भैया आपके गोल्गी एपरेटस का, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है स्टोरेज, इनका फंक्शन है मॉडिफिकेशन, इनका फंक्शन है पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स का, ठीक है। अब न केवल ये, इन सम केसेस ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्गी एपरेटस। और सिर्फ यही नहीं, गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है, लाइसोसोम में भी इन्वॉल्व है। आप मुझसे पूछोगे लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम एक और मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस पसंद, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है, इसका मतलब किसी चीज का डाइजेशन हो रहा है। किसका डाइजेशन हो रहा है, पहला तो ये एंजाइम्स कौन बनाता है, ये बना रहा है आपका आरईआर। अब डाइजेशन किसका होगा, डाइजेशन उन चीजों का होगा जो सेल के लिए फॉरेन है, जो सेल के लिए वॉर्न आउट है। वॉर्न आउट यानी कि अब हमें उसकी और कोई जरूरत नहीं है, उसका जितना उपयोग हो सकता था वो सब हो चुका है। ऐसे फॉरेन मटेरियल के, ऐसे वॉर्न आउट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं या बैक्टीरिया है या फूड है या ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं जिसको अब सेल की जरूरत नहीं है, उनको कौन डाइजेस्ट करता है, इनडाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, आपका लाइसोसोम, आपका लाइसोसोम, ठीक है। बहुत बार ये भी होता है कि जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट होता है और इसके जो एंजाइम्स है वो इट्स ओन सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और क्योंकि वो अपना सेल डाइजेस्ट कर रहे हैं, खुद का सेल, इसीलिए आप लाइसोसोम को क्या कहते हैं बच्चों, आप लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। आपका जो अगला सेल ऑर्गेनेली है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है आपका, आपका पावर हाउस ऑफ सेल है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर होती है वो पोरस है और जो इनर है वो डीपली फोल्डेड है। आप ये देखिए, ये है आपकी आउटर कवरिंग, ये है आपकी इनर कवरिंग। आप देख रहे हो ये कैसे ऐसे फोल्ड सी है ना, ये है आपकी इनर कवरिंग, और बाकी क्या है बच्चों, आपकी 3D में है तो वो आपकी आउटर कवरिंग है। ये है आपकी आउटर कवरिंग, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है आपकी पोरस, इनर मेम्ब्रेन है आपकी डीपली फोल्डेड, ठीक है। ये जो फोल्ड है ये किस चीज के लिए सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं, ये सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं एटीपी जनरेशन के लिए, ये सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं एटीपी जनरेशन के लिए। एटीपी क्या है बच्चों, एटीपी है आपकी एनर्जी, जो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है, कोई भी केमिकल एक्टिविटी अगर करनी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी को कौन रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है या मेक कर रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में इस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, किस फॉर्म के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रहा है,
in the form of ATP molecules, in the form of ATP molecules. इसीलिए आप ATP को क्या कहते हो बच्चों? आप इसको कहते हो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी है वो जो एनर्जी स्टोर करती है एटीपी के फॉर्म में, उनको न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने में, मैकेनिकल वर्क में क्या इस्तेमाल हो रहा है आपका? एटीपी। एटीपी कौन रिलीज कर रहा है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो और सिर्फ यही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज बहुत खास है कि इसका अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम भी है। राइबोसोम जहाँ है वहाँ प्रोटीन बनता है, और डीएनए जहाँ है वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? वहाँ पे आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन भी होता है। क्या होता है बच्चों? सेलुलर रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, जहाँ डीएनए प्रेजेंट है वहां पे सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं, हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। देखो डीएनए है, आपको मैंने बताया था कि इनके फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जीन्स। ये जो जीन्स हैं ये किसमें हेल्प करते हैं? ये मदद करते हैं हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो किसमें पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या है? डीएनए है, अपना राइबोसोम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ चलते हैं बच्चों, जो है आपका प्लास्टिड। जो है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। दो टाइप के हमारे पास प्लास्टिड हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड, और एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी कि व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड। जो क्रोमोप्लास्ट है, क्योंकि वो कलर्ड है तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अगर वो कलर्ड, अगर मैं किसी को कहूँ कि अगर वो चीज कलर्ड है तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये पिगमेंट अगर क्लोरोफिल होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट को आप क्या कहोगे? नहीं, अगर वो पिगमेंट क्लोरोफिल होगा तो उस क्रोमोप्लास्ट को आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको? हम इसको क्लोरोप्लास्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट कौन सा है? इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल। इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किस लिए जरूरी होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जरूरी होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट के अलावा कौन से और पिगमेंट्स होते हैं? येलो ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट ऑन द अदर साइड क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ये किस में स्टोर हो रहे हैं? आपके ल्यूकोप्लास्ट में, जो कि आपका क्या है? आपका कलरलेस प्लास्टिड है, आपका कलरलेस प्लास्टिड है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ना बच्चों, उसमें मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं एम्बेडेड, इनको आप कहते हैं स्ट्रोमा। और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का ही नहीं बल्कि आपका जो प्लास्टिड है उसके पास भी अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। जब आपसे पूछेंगे कि किन ऑर्गेनेलीज के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, तो आपका जवाब होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, एंड प्लास्टिड। अब जो लास्ट इसमें बचा है बच्चों वो है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं आपके स्टोरेज सैक्स। किसके लिए? सॉलिड या लिक्विड जो कंटेंट होता है उनको स्टोर करने के लिए होता है वैक्यूल। अगर एनिमल सेल्स है तो एनिमल सेल्स में हमको स्मॉल साइज के वैक्यूल मिलते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में हमको लार्ज साइज के वैक्यूल मिलते हैं। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल भी मिलता है कुछ प्लांट सेल्स में, जो कितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, अब हम उसको सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं। तो वो 50 से 90% जगह जो वॉल्यूम है सेल का उसको ऑक्यूपाई कर बैठता है। ठीक है बच्चों, और जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें जो सेल वैक्यूल होते हैं, जो सेल सैप से भरे होते हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी, टर्जिडिटी और रिजिडिटी। कुछ जो सब्सटेंस हैं जैसे कि आपके अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड या कुछ प्रोटीन, ये किसमें स्टोर है? ये आपके वैक्यूल में स्टोर है। ठीक है, ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, उसमें फूड वैक्यूल होता है जो क्या कंटेन करता है? फूड आइटम्स कंटेन करता है जो कि अमीबा कंज्यूम करता है। वहां पे भी इस तरीके के स्पेशलाइज्ड वैक्यूल के पास स्पेसिफिक काम होते हैं जो वो सेल के लिए करता है। ऐसा है हमारा वैक्यूल। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने ईआर पढ़ा यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी पढ़ा। हमने आपका सुसाइड कौन करता है आपका ऑर्गेनली? वो है आपका लाइसोसोम पढ़ा। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा यानी कि आपका पावर हाउस ऑफ सेल।
हमने आपका प्लास्टिड पढ़ा जो कि हमें फोटोसिंथेसिस में भी मदद कर रहा है, और फाइनली आपने पढ़ा अपना वैक्यूल। अब जो बच्चों लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर का, वो है आपका सेल डिवीजन। नाम से ही पता चल रहा है एक सेल है जो डिवाइड हो रहा है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होगा तो नया सेल तो बनेगा, ठीक है। तो जो नए सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म करते हैं, अलग अलग रीजन से सेल डिवीजन हो सकता है। ग्रोथ के लिए हो सकता है, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है, डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है, इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है, या फिर गैमीट फॉर्मेशन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, उस प्रोसेस को आप कहते हो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप के हैं, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। जब सेल डिवीजन बच्चों ग्रोथ के लिए हो रहा है, उस टाइप के सेल डिवीजन को आप कहते हो माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल होती है जो डिवाइड होती है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, ठीक है। ये जो डॉटर सेल्स हैं इनका जो क्रोमोसोम नंबर है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है बच्चों, सेम होता है। सेम होता है किसके, मदर सेल के इक्वल, मदर सेल के इक्वल, ठीक है। तो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द मदर सेल। और ये जो माइटोसिस है ये किसमें हेल्प करता है बच्चों, ये हेल्प करता है आपके रिपेयर में, ग्रोथ में, नए टिश्यूज फॉर्म कर कर। जो दूसरे टाइप का आपका सेल डिवीजन है बच्चों वो है आपका मियोसिस। ये स्पेसिफिक सेल्स में होता है या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं किसमें, एनिमल्स और प्लांट्स में, उनको डिवाइड करने पर आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं गेमीट्स। ये जो गेमीट्स है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या राइज करते हैं, हमें ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, ठीक है। तो इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गेमीट्स। जब ये गेमीट्स फर्टिलाइज होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है। अब ये माइटोसिस से अलग क्या है, ये माइटोसिस से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मदर सेल है वो डिवाइड होकर क्या बन रही हैं, वो बन रही हैं चार डॉटर सेल। क्या बन रहा है, चार डॉटर सेल्स। और जो ये डॉटर सेल्स बने या न्यू सेल्स बने, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो केवल हाफ ऑफ दैट ऑफ मदर सेल है, हाफ ऑफ दैट ऑफ मदर सेल है। आपने माइटोसिस में क्या देखा था बच्चों, आपने माइटोसिस में देखा था इक्वल टू, इक्वल टू यानी कि मदर सेल और डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम था। लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है, हाफ हो जाता है ये क्रोमोसोम नंबर। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ये क्रोमोसोम नंबर। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेंगे। रिकैप में ये है बच्चों कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जबकि मियोसिस है आपका रिडक्शन डिवीजन। क्यों है रिडक्शन डिवीजन, इसलिए है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। नंबर ऑफ डिविजन कितने होते हैं माइटोसिस में, आपने देखा यहाँ पे एक ही डिवीजन हो रहा है तो वन सेल डिवीजन होता है। मियोसिस में आपने देखा दो सेल डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, दो सेल डिवीजन। डॉटर सेल्स कितनी फॉर्म हो रही है माइटोसिस में, ये वन और टू, यानी कि दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही है। मियोसिस में वन टू थ्री फोर डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम एज पेरेंट रहता है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही। और मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाता है पेरेंट सेल की इक्वल क्रोमोसोम नंबर यानी कि डिप्लॉइड से हिप्लॉइड, ठीक है। ये सोमैटिक सेल यानी कि जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं उनमें भी हो सकता है माइटोसिस। क्यों होता है, ग्रोथ के लिए हो सकता है, रिपेयर के लिए हो सकता है, ओल्ड डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है। और मियोसिस होता है बच्चों आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। पर्पस मैंने आपको अभी बताया, ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है, पुराने ओल्ड डेड सेल्स को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए होता है। वहीं पर जो आपका मियोसिस है बच्चों वो किस चीज के फॉर्मेशन के लिए होता है, वो हो सकता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मेन डिफरेंसेस किसके, ये थे आपके कुछ मेन डिफरेंसेस मियोसिस के। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने इसमें जो मेन बातें पढ़ी हैं अब तक वो मैंने आपको समराइज कर दी थी। उसके अलावा जो हमने चीजें पढ़ी वो क्या है बच्चों, वो है आपका सेल जो कि है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जो ये छोटा सा जो आपका सेल है ये कितना कॉम्प्लेक्स है,
छोटा सा सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स होने के साथ कितना ऑर्गेनाइज्ड भी है। हर चीज का इसमें एक फंक्शन है। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है, सेल वॉल का फंक्शन है, आपके ऑर्गेनलीज का एक फंक्शन है, आपका न्यूक्लियस एक फंक्शन कर रहा है, सब फंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए सेल जीता जाग रहा है। ठीक है, तो हर सेल के अंदर क्या है, मल्टीपल ऑर्गेनलीज है जो एक सिस्टम की तरह मिल रही हैं। जब ये सिस्टम की तरह मिलती हैं और ये सिस्टम सेट होता है और जब ये सिस्टम काम करता है तो क्या हो रहा है बच्चों, जो सेल है वो क्या करता है, लिविंग होता है। ठीक है, तो सेल ही क्या है हमारा, सेल ही है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आपने सेल को समझा, तो अगर सेल को समझा तो लाइफ को समझा। इसीलिए अगर लाइफ समझनी है तो आप सेल को समझ लो। ठीक है, इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी PYQs हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो कवर करेंगे। अगर आपने ये तीनों पार्ट्स पढ़े और उसके साथ PYQ पढ़े, आप रॉक कर दोगे एग्जाम, बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम में आई हैं, एक भी पॉइंट मिस करे बिना आपको पढ़ाया गया है। वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे से एग्जाम दें। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो के साथ PYQs के साथ।